दोपहर के 12 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। आजादी के नारे लगाने वाले कन्हैया को जेएनयू के अंदर ही करारा जवाब मिला है। जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने कन्हैया की नारेबाजी और भाषण पर सवाल उठाए हैं, वो भी कन्हैया के सामने। मकरंद परांजपे ने सैकड़ों छात्रों के सामने कन्हैया को सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसने सब कुछ समझ लिया है। कन्हैया को जवाब देते हुए मकरंद परांजपे ने कहा कि जिस विचारधारा की बात वो करता है, उसी पार्टी सीपीआई ने अंग्रेजों को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखकर कहा था कि आजादी की लड़ाई में वो अंग्रेजों के साथ है। तो आपको सुनाते हैं जेएनयू के अंदर कन्हैया की आजादी की रट और उसके सामने ही जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे का जवाब भी। अगर फंड कट हुआ, अगर सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी कट के नाम पे हमारा पैसा कम किया गया, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको हिला देंगे। इनको पता नहीं है कि ये किन लोगों से पंगा ले रहे हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जेल से रिहाई तक चुप नहीं बैठेंगे, यही काम इन्होंने किया था। फेलोशिप बढ़ाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो इसको स्क्रैप कर दिया। इनको लगा कि इन बच्चों को हम ठग लेंगे, कहेंगे कि ठीक है 5,000 8,000 ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं। बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, फेलोशिप खत्म नहीं होने देंगे, बार बार बोल रहे हैं आपको। और यह जो नेशनलिज्म का क्लास है, मैंने कल भी कहा था, ये हमारे लिए कम, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और वो मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, वो यहाँ आए, ना सिर्फ क्लास सुने बल्कि क्लास लें भी और हमसे आमने सामने करें, डिस्कोर्स करें। हम चाहते हैं वो डिस्कोर्स एस्टेब्लिश हो जिसमें संविधान में कहा गया है हम भारत के लोग, कोई देशभक्ति लोगों के बिना नहीं तय हो सकती। अगर देश की 80% जनता अगर कमजोरी और गरीबी का सामना कर रही है, तब तक हम कह सकते हैं कि हमारा देश और हमारी देशभक्ति कमजोर है, गरीब है। कन्हैया also said, हम उनको बताएंगे क्या है, क्या हमको सुनना भी नहीं है, हमको सिर्फ सबको बताना है, हमने सब कुछ समझ लिया है, हमको सुनना भी तो चाहिए वो लोग क्या कहते हैं, है ना? ये मुझे लगता है। और जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो गलतफहमियां तो है, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ से जो डिस्कोर्स निकलता है, जो चर्चा निकलती है, बातें, इट्स वेरी एंटी, सकारात्मक नहीं लगता। ऐसे मुझे लोगों ने कहा है, सोचने वाले भी, सब नकारात्मक ही है। And then the question arises, there are very important questions here that we should really consider, which is that somebody said here, I mean, ladenge, jhagdenge, ye karenge, fellowship bhi badhayenge. Wonderful if you can accomplish it. I mean, but this is our own state. We have elected these people. Unless you say this bourgeois democracy, we don't believe in. My friend Kanhaiya said yesterday that हमारा सबसे पुराना संगठन है और हमने आज़ादी की बहुत लड़ाई करी है. But I want to ask him, what about the flip-flop that happened by the Communist Party of India when they suddenly declared that the imperialist war was a people's war? What happened to that? And I can quote, I have the text here. They said to the British, the Communist Party wrote a secret letter. They said, we will not agitate when you're fighting. We will cooperate with you. So when he said that we fought for India's independence, I mean that is the left student associations, I want to know what the evidence is. It's very important to ask these questions. Similarly, if you allow me to speak, and I might ask my friend, Kanhaiya is right here. He said Golwalkar met Mussolini. Didn't you say that? Did you not say that? In your speech. But did you check your facts? It's Munje who met Mussolini, not even Hedgewar. I mean, I'm not saying that they were not impressed by the fascists. They were. They thought it's a very good idea to have an authoritarian system. So please, let's agree on what is factual and what's not factual. तो कन्हैया को अपने प्रोफेसर मकरंद परांजपे की बात समझ में नहीं आई। उसने उनसे 4 सवाल किए और चारों पर उसे जवाब भी मिला। मेरे गांव में एक कहावत है, आपको सुनाना चाहते हैं। झोपड़ी की चर्चा नए महल के नारा, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। सवाल हम सब लोग लेंगे। लोग कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा लेकर के हम लोग प्रिविलेज्ड हो गए हैं। तो हालांकि 1000 ही वोट मिला है मुझके, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं तो थोड़ा मैं भी प्रिविलेज फील करता हूं। सवाल सर मैं ही पूछ लेता हूं आपसे। सवाल यह है सर कि आपने अहिंसा की बात की है, गांधी की हत्या की गई,
और गांधी जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। तो आप मानते हैं कि हिंदुस्तान भारत में, आजाद भारत में, माफ कीजिएगा, एक हिंदू ने एक हिंदू की पहली हत्या की, फर्स्ट असैसिनेशन हुआ है, और आप अहिंसा की बात करते हैं तो आप उसको कंडेम करेंगे। और सवाल है सर, दूसरा सवाल है सर कि डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, पटियाला हाउस कोर्ट में कोट पहनकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमला किया गया, क्या आप उसकी निंदा करेंगे? तीसरा सवाल है सर कि कहते हैं खून से तिलक करें, क्या कहते हैं, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, क्या ये हिंसा है कि अहिंसा है? चौथा सवाल है सर कि अफजल को दी आजादी, मकबूल को दी आजादी, उमर को देंगे अफजल वाली आजादी, इसको करेंगे कंडेम सर? और सवाल ये है कि कानून की, आजादी की, तमाम तरीके की बात की गई, कम्युनिस्ट पार्टी को धोखेबाज बताया गया, मान लेते हैं धोखेबाज है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन सर आप ये मानेंगे कि मेरी पार्टी तो है और मैं अपने आप को धोखेबाज कहलाने के लिए भी तैयार हूं, आपकी कौन सी पार्टी है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये चौथा सवाल है। So the first, I'll start with the end. I don't have a party. I'm not affiliated to any party and have never been in my life. In fact, he's given me the opportunity to say something very important, and I'm appealing, or I'd like to talk to all of you who don't have a party. It's very important to be independent intellectuals. We have to invert what Gramsci said. We do not have to be party intellectuals today. We do not have to be organic intellectuals today, so to speak. We do not have to be traditional intellectuals today. We need to be independent. We have to think independently. मेरी कोई party नहीं है मेरे भाई. Number one. Number two. Do I condemn those things? Of course I do. Please. There is no defending the indefensible. There is no defending the indefensible. Okay, now. You talked about Godse. That's a very good question. It's a terrible thing Godse did. I in fact call it an act of patricide. मकबूल वाली आजादी देंगे उमर को, उस पे क्या कहेंगे? बहुत गलत है, पता नहीं कौन सी आजादी, I don't understand, but you can't take the law into your hands. See, please, you can't threaten people, you can't put rewards on people's heads, you can't carry out these threats. I think that's totally against the spirit of democracy. Totally against. So whoever is doing it, of course I'm against it. तो कन्हैया के सवाल का जवाब उन्हीं की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दिया। कन्हैया कुमार अंतरिम जमानत पर हैं और उसका अगला मकसद देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को बाहर निकालना है। इसके लिए अब वो आजादी आंदोलन की अगुवाई करने जा रहा है। कन्हैया ने ये बातें पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं। रिपोर्ट में देखिए। झोपड़ी की चर्चा नए महल के नारा, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। अफजल को दी आजादी, मकबूल को दी आजादी, उमर को देंगे अफजल वाली आजादी, इसको करेंगे कंडेम। अरुण जेटली इस वक्त लोकसभा में बात कर रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं पहले। Who are within the statutory wage limit of rupees 15,000 per month. Out of the around 3.7 crore contributing members of the EPFO as of today, around 3.26 crore subscribers are in this category. For this category of people, there is going to be no change in any dispensation. However, in the EPFO, there are other contributing members who have accepted EPF voluntary, and they are employees of private or public sector companies. At present, even this category people can withdraw the whole amount without any tax liability. In the proposed amendment, there will not be any tax liability for such employees at the time of retirement if he contributes 60% of its annuity in any annuity product, so that the pension security can be created for him according to his earning capacity. However, if he chooses not to put any amount in annuity product, the exemption will be limited to 40%. A number of representations have been received from various sections of the society, including members of parliament, suggesting that this change will force people to invest in annuity products even if they are not willing to do so.
The main argument is that employees should have the choice of where to invest. Theoretically, such freedom is desirable, but it is important for the government to achieve policy objectives by instrumentality of taxation. In the present reform, the policy objective is not to get more revenue, but to encourage people to join the pension scheme. There are various other suggestions received which can also achieve the same policy objective of encouraging people to join the pension scheme. In view of the representations received, the government would like to do a comprehensive review of this proposal, and therefore I withdraw the proposal in paragraph 138 and 139 of my budget speech. The proposal of 40% exemption given to NPS subscribers at the time of withdrawal remains. श्री, मैं इस पर चर्चा नहीं होती, मैं दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता बाद में है, आपको अवसर मिलेगा, मिलेगा अवसर। श्री राजीव प्रताप रूडी मिलेगा ना। महोदया, The minister has given notice on 4th itself, madam, for information. 4th, before the notice, minister has given notice on 4th itself. The honourable speaker read it also. I have cleared it कि 4 तारीख को ही स्टेटमेंट होना था, आपने आज बोला है, मगर अभी आपको फिर भी बजट में बोलते समय यूं भी स्टेटमेंट। इतने नाराज क्यों हो रहे हैं खड़गे साहब? राजीव जी, महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि आज 8 मार्च 2016 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिए जाएंगे।